हे आई एम राकेश जोशी योर पेरोल मेंटर। और अब हम समझते हैं डिडक्शन। अभी तक आपने समझा है ग्रॉस सैलरी तक। ग्रॉस सैलरी के बाद हमने, क्योंकि अभी ये इन हैंड नहीं है, ये एम्प्लॉय को इन हैंड नहीं मिलेगी, हाथ में नहीं मिलने वाली उसको सैलरी। ये सैलरी वो है जो उसने इस महीने कमाई है। अब इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे, उसकी सैलरी में से डिडक्शंस होंगे, और जब डिडक्शंस हो जाएंगे उसके बाद सैलरी उसके इन हैंड आएगी। तो यहाँ पर आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि ग्रॉस सैलरी जो बन गई है वही उसके हाथ में जाएगी ना। अभी इसमें से होगी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। अब डिडक्शंस कितने टाइम के होते हैं? डिडक्शंस आर द कंपोनेंट दैट आर डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज ग्रॉस सैलरी। की ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्ट किया जाता है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। अब टाइप्स ऑफ डिडक्शंस कितने होते हैं? दो तरीके के डिडक्शंस होते हैं। कि स्टैट्यूटरी डिडक्शंस जो कानून हमें बाउंड करता है कि ये काटने ही काटने हैं, और दूसरे डिडक्शन होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो कि कंपनियों की पॉलिसी के हिसाब से या एम्प्लॉय ने जो कोई एडवांस लिया या कुछ ऐसा हुआ है जिसके तहत ये नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस की गई है। अब स्टैट्यूटरी डिडक्शंस कितने टाइप की होती है? स्टैट्यूटरी डिडक्शंस आर दोज डिडक्शन दैट आर डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। जो लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से, जो लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से मेरी सैलरी में से डिडक्ट होता है ग्रॉस सैलरी में से, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। अब कितने टाइप के स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होते हैं? प्रोविडेंट फंड। कई लोगों ने आप में से सुना होगा कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन इसके बाद ठीक जब हम सीटीसी स्ट्रक्चर को पूरा कर लेंगे तब हम इसके स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट पाएंगे, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। सेम ईएसआईसी इसी तरीके से एक चीज होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसको डिडक्ट किया जाता है। लेबर वेलफेयर फंड डिडक्ट किया जाता है। पीटी मींस प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय की सैलरी में से माइनस किया जाता है। और फाइनली इनकम टैक्स, जिसको टीडीएस भी कहते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। ये वो डिडक्शंस हैं जो कानून की वजह से हमें डिडक्ट करने पड़ते हैं, जो कि कंपलसरी है करना कंपनी को। अगर नहीं करेगी तो वो नॉन कंप्लाइंट हो जाएगी और कंपनी के ऊपर कई सारे इश्यूज चल सकते हैं उसके बाद। इसलिए कंपनी को ये वाले डिडक्शंस करने बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस पे। अब नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस आर डिस्क्राइब्ड एज द डिडक्शन ऑन द पेरोल दैट आर नॉट नीडेड और रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये वो डिडक्शंस हैं जो कि जिसके लिए कानून आए आपको बाउंड नहीं करता है। कानून आपको बाउंड नहीं करता है कि आपको ये काटने हैं, लेकिन आप काटते हैं क्योंकि आपकी कंपनी की कुछ पॉलिसीज ऐसी है और कुछ ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से ये काटने पड़ रहे हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं फाइन। अब एम्प्लॉयज का कभी कभार फाइन भी कट जाता है। फाइन कैसे कटता है? जैसे कि लेट्स से एग्जांपल कि एम्प्लॉय को हमने बताया था कि भाई ये डिलीवरी होनी है इसके पास और उसकी एक टाइम लिमिट है कि इतने में होनी है, और 3 या 4 बार ऐसा हो गया कि एम्प्लॉय वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो कंपनी उस पर एक पॉलिसी बना देती है कि भाई 3 या 4 बार से ज्यादा अगर ऐसा होता है तो इसके ऊपर आपका फाइन डिडक्ट किया जाएगा। या उसने कोई डिसिप्लिनरी कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करा है, जैसे कि कंपनी ने कुछ पॉलिसी बनाई है डिसिप्लिन वाली। लेट सपोज वो कहता है कि कोई ड्रिंक होके ऑफिस में नहीं आएगा, लेकिन कोई एम्प्लॉय ड्रिंक होकर आ जाता है, तो कंपनी उस पर फाइन इंपोज कर सकती है। वो उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। हम बाद में बात करेंगे कंपनी की क्या पॉलिसीज होती है। तो फाइन यहां पर हो सकता है। लॉस ऑफ गुड, एम्प्लॉय ने कोई कंपनी का गुड ही लॉस कर दिया। लेट सपोज वो एक स्टॉक लेके जा रहा था अपने किसी क्लाइंट के बाद डिलीवरी करने के लिए और रास्ते में ही उससे वो खो गया। या लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसने वो कंपनी का लैपटॉप चला रहा है और लैपटॉप चलाते चलाते उसके हाथ से नीचे गिर गया, तो कभी कभार कंपनी उससे लॉस ऑफ गुड्स को रिकवर कर सकती है। जहां पर अच्छा कई कंपनी में ऐसा भी होता है कि जहां पर जेन्युइन है, जहां पर उसकी कोई गलती नहीं है, अनइंटेंशनल है, तो वहां पर कंपनी उस लॉस को बियर भी कर लेती है। लेकिन जहां कभी इंटेंशनल ऐसा होता है तो लॉस ऑफ गुड्स को रिकवर किया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉय कभी कभार अपने एम्प्लॉयर से एडवांस ले लेता है। उसकी जून की सैलरी हो गई, उसको 30,000 सैलरी जून की पूरी मिल गई थी। अब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पे या 15 जुलाई के आसपास उसने बोला कि मुझे अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट है, और उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे 10,000 रुपीज दे दो एडवांस। अब क्योंकि एम्प्लॉयर का उसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत ही ट्रस्टेबल एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉयर उसको 10,000 रुपीज एडवांस दे देता है। तो एडवांस देने के बाद लेकिन वो क्या करता है, वो उसकी उस अगले महीने की सैलरी से उसको एडजस्ट करेगा। तो अगले महीने की सैलरी जब उसने 30 डेज पूरा काम किया तो उसकी 30,000 सैलरी बनी, लेकिन उसमें से एडवांस डिडक्ट हो गया 10,000 रुपीज का, तो उसके इन हैंड में कितनी सैलरी आई? 20,000 सैलरी आई। तो अब आपने देखा होगा कि ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी में इसलिए फर्क आता है क्योंकि यहाँ पर हमारे डिडक्शंस होते हैं। इसी तरीके से लोन भी लिया जाता है। एडवांस तो क्या हुआ कि एम्प्लॉयर ने दिया और एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया। कभी कभार लोन भी लिया जाता है। एम्प्लॉयर कहता है जी मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, और बैंक से लोन लेने की बजाय वो एम्प्लॉयर से लोन ले लेता है बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर। तो उसको भी वो मंथली बेसिस में अपनी ईएमआई बनवा लेता है कि मैं हर महीने इतने 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 विद इंटरेस्ट लेके कटवा लूंगा। तो लोन लेने को भी हम नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन में माइनस करते हैं। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर ने बोला कि जी मेरा
हमारे पास एक वो पड़ा है घर, आप उस घर को यूज कर लो और हमें उसके बदले में, मतलब हम उसके बदले में आपसे कुछ डिडक्शन चार्ज करेंगे, मतलब होम एकोमोडेशन का हम कुछ रेंट चार्ज करेंगे, तो वो भी उसकी सैलरी में से कभी कभार माइनस होता है। हालांकि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेट सैलरी। अब जैसे कि आपने समझ लिया कि मेरी फिक्स सैलरी थी, फिक्स सैलरी पर मैंने कुछ एडिशन किया, जैसे कि इंसेंटिव हमने एग्जांपल में लिया था, तो हमने फिक्स सैलरी के ऊपर एक वेरिएबल पार्ट ऐड करा, इंसेंटिव, और उसके बाद हमने माइनस किए थे डिडक्शंस जो कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी थे, तो उसके बाद मेरा जाके बनता है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी की एक बार इसे देखते हैं। ग्रॉस सैलरी इज द अमाउंट एन एम्प्लॉय अर्न्स बिफोर एनी टैक्स और डिडक्शन। नेट सैलरी और टेक होम सैलरी और सैलरी इन हैंड इज द अमाउंट दैट द एम्प्लॉय रिसीव्स आफ्टर मेकिंग सच डिडक्शंस। तो ग्रॉस सैलरी क्या थी कि मेरा कोई भी टैक्स और डिडक्शन होने से पहले जो फिगर थी वो ग्रॉस सैलरी थी, और जैसे ही उसमें डिडक्शन हो गया तो वो मेरी नेट सैलरी हो गई, या जिसको टेक होम सैलरी भी कहते हैं या सैलरी इन हैंड भी कहते हैं। अब इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंपनी ने एक बंदे को फिर से बोला कि भाई आपकी फिक्स सैलरी है 15,000 रुपीज और अलाउंसेस को भी फिक्स किया 7,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद उसको एक बोनस देती है जो कि 3,000 रुपीज है, ठीक है। तो अब इसमें इसकी फिक्स सैलरी कितनी हुई, इसकी फिक्स सैलरी होती है ये 22,000 रुपीज, और वेरिएबल सैलरी कितनी है 3,000 रुपीज। तो इस महीने का इसका ग्रॉस अर्न सैलरी कितना बना, 22,000 प्लस 3,000, 25,000 रुपीज। ये इसकी ग्रॉस सैलरी बनती है, ठीक है। अब इस ग्रॉस सैलरी के बाद इसके डिडक्शंस होते हैं। अब ये है प्रोविडेंट फंड और ये है इनकम टैक्स, मींस 1800 का प्रोविडेंट फंड और 500 रुपीज का टैक्स। तो ये जो टैक्स है, ये जो डिडक्शन है, ये है स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। और उसके बाद कंपनी से उसने एडवांस कुछ लिया था 1,000 रुपीज का, जिसको कंपनी यहां पे डिडक्ट कर रही है, ये है नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन, नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। तो जब मैं 25,000 में से अपने स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन 3,300 को माइनस करता हूं, तो मेरी नेट सैलरी निकल कर आती है 21,700। ये सैलरी इन हैंड जाएगी एम्प्लॉय के हाथ में। तो आपको ये एग्जांपल से क्लियर हुआ कि मेरे सबसे पहले ग्रॉस फिक्स सैलरी क्या थी मेरी, ये रेट, फिक्स रेट से, ये मेरा वेरिएबल पार्ट हुआ। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इस महीने का ग्रॉस हो गया। ये मेरे डिडक्शंस है जिसमें से स्टैट्यूटरी डिडक्शंस ये हो गए और नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस ये हो गए। जब मैंने ग्रॉस सैलरी में से दोनों डिडक्शंस को माइनस किया तो मेरी इन हैंड सैलरी निकल कर आ गई। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब एक आज का एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। अब कंपनी कह रही है कि भाई कमल है, कमल नाम के बंदे ने एक XYZ कंपनी को ज्वाइन करा है, और अब कंपनी कह रही है कि भाई उसकी 50,000 ग्रॉस सैलरी रख रही है, बेसिक जो है वो 50% ऑफ ग्रॉस है, अलाउंसेस जो है वो 50% ऑफ ग्रॉस है, फिर से पीएफ जो है वो 12% ऑफ, प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% ऑफ बेसिक है, और टैक्स जो है वो 1,000 रुपीज डायरेक्ट कर रही है कंपनी। तो हमें उसकी नेट सैलरी निकालनी है। चलिए इसकी नेट सैलरी निकालते हैं। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ सामने ही कि मेरी बेसिक सैलरी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। बेसिक सैलरी उन्होंने बोला है मेरी 50% ऑफ ग्रॉस मींस 25,000, ठीक है। अलाउंसेस वो कह रहे हैं 50% ऑफ, जरा ध्यान से देखना क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में 50% ऑफ बेसिक था, 40% ऑफ बेसिक था, यहाँ 50% ऑफ ग्रॉस है। मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट कंपनी डिसाइड करती है कि किस तरीके से रखना है। तो यहां पर हम रख रहे हैं 50% ऑफ ग्रॉस, तो अलाउंसेस कितने हो गए 25,000, 50,000 का 50%, ठीक है। अब इसकी ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं। ग्रॉस सैलरी इसकी निकल गई 50,000 रुपीज। अब वो कहता है कि इसमें प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% है, तो यहां पर हम डिडक्शन करेंगे लेस डिडक्शंस। तो सबसे पहला डिडक्शन है प्रोविडेंट फंड, पीएफ। ये कह रहा है 12% ऑफ बेसिक, 12% ऑफ बेसिक होता है 50,000 का 3,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि इसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट होगा 1,000 रुपीज का।
1,000 रुपीज। तो टोटल डिडक्शंस कितनी हो गई? टोटल डिडक्शंस हो गई मेरी 4,000 रुपीज। अब नेट सैलरी क्या निकलेगी इंप्लॉय की? नेट सैलरी इन हैंड क्या निकलेगा? 50,000 ग्रॉस सैलरी लेस 4,000 रुपीज। तो 50,000 माइनस 4,000 46,000 रुपीज। होप आपको समझ में आएगा। हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में और बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको इसको और क्लैरिटी होगी। जब आप आपको होमवर्क के लिए सेम डाटा देंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।